हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। इसके अंदर राउल्ट नियम पढ़ा। अब राउल्ट नियम पढ़ा था किसके लिए? द्रव द्रव विलयनों के लिए। द्रव द्रव विलयन यानी कि वाष्पशील विलायक है, उसके अंदर वाष्पशील विलय मिलाए तो विलयन के वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं आता। दोनों के दोनों कैसे हैं? वाष्पशील। लेकिन यदि ठोस द्रव विलयन यानी कि जिसके अंदर वाष्पशील विलायक और उसके अंदर ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाया जाए तो विलयन के वास्तव में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठोस के कण विलयन की सतह के ऊपर आएंगे, जिससे उस सतह के ऊपर वाष्पिक कणों की कमी होगी, जिससे वाष्पिक कण द्रव के ऊपर कम दाब लगाए तो वास्तव में कमी हो जाती है। अब इसके लिए तो राउल्ट नियम पढ़ लिया था। ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट नियम पढ़ना है। राउल्ट नियम ठोस द्रव विलयन। अब वाष्पशील विलायक और उसमें अवाष्पशील ठोस विलय मिलाए, ठीक है, तो वास्तव में कमी होगी। अब यहाँ पे जो विलयन का आंशिक दाब है, विलयन का जो दाब है वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल वाष्पशील विलायक के दाब के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि अवाष्पशील ठोस विलय, क्योंकि वो तो वाष्प में पहले ही कमी करा तो उसके ऊपर नहीं, यानी कि केवल वाष्पशील विलायक के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ विलयन का जो दाब है P वो बराबर होगा P नोट X। P नोट वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब और X1 है उसकी मोल में, क्योंकि यहां हम लिखे कि भाई वाष्पशील विलायक के लिए तो P1 बराबर P1 नोट X1, इसी तरह दूसरा P2 बराबर P2 नोट X। वो नहीं होगा क्योंकि अवाष्पशील विलय अवाष्पशील जो ठोस विलय मिलाया है उसी कारण वास्तव में कमी हुई है, यानी कि उसका जो आंशिक दाब है वो उसके कारण विलयन का जो दाब है वो प्रभावित नहीं होगा। यानी कि यहाँ जो P2 है उसका मान क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। यानी कि विलयन का जो कुल दाब है P वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल वाष्पशील विलायक के ऊपर। तो P बराबर लिखेंगे डायरेक्ट P1 नोट X। अब मोल भिन्न X1 प्लस X2 बराबर कितनी होती है? 1 होती है। मोल भिन्न का योग हमेशा 1 होता है। और X1 बराबर 1 माइनस X2, ये मान इसमें रखें तो P बराबर हो जाएगा P1 नोट 1 माइनस X, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद P1 नोट माइनस P1 नोट X। P है P टोटल है कि विलयन का कुल दाब। अब P1 नोट X2 इधर ले आए और P उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा P1 नोट X2 बराबर P1 नोट माइनस, ये हो गया। अब ये P1 नोट माइनस P1 नोट क्या है? विलायक का वाष्प दाब, P क्या है? विलयन का दाब। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब व्यवस्था में कमी होती है। बताया हमने कि वाष्पशील विलायक के अंदर ये अवाष्पशील ठोस विलय मिलाएंगे तो वास्तव में कमी होगी। तो ये तो किसका है? विलायक का, और ये किसका है? विलयन। तो दोनों का अंतर कमी आ जाएगी, वो क्या कहलाएंगे? वास्तव में अवनमन कहलाएगा। अब X2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 नोट उधर लेके जाए तो P1 नोट माइनस P अपॉन P1। ये जो है P1 नोट माइनस P अपॉन P1 नोट, ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वास्तव में अवनमन और विलायक के वास्तव दोनों के अनुपात को वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे, जो किसके? विलय की मोल भिन्न के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ X1 क्या है? विलायक की मोल भिन्न, X2 क्या है? विलय की मोल भिन्न। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा? विलय की मोल भिन्न के बराबर। तो ये हो गया राउल्ट नियम किसके लिए? ठोस द्रव विलयन।
ठीक है। अब आगे है द्रव द्रव विलयनों के प्रकार, लिक्विड विलयनों के प्रकार। अब द्रव द्रव जो विलयन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आदर्श और दूसरे होते हैं अनादर्श। आदर्श विलयन और अनादर्श दो तरह के द्रव द्रव विलयन। आदर्श विलयन क्या होंगे कि जो हर परिस्थिति के ऊपर राउल्ट नियम का पालन करे, कि जो हर कंडीशन के ऊपर राउल्ट नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन। लेकिन जो राउल्ट नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता वो कैसा होगा, अनादर्श। तो राउल्ट नियम का ये पालन नहीं करे। ठीक है। आदर्श विलयन क्या होगा, राउल्ट नियम का पालन जो करता है आदर्श विलयन है, इसके अंदर क्या होगा कि यदि मान लीजिए कोई द्रव विलायक है उसमें दूसरा द्रव विलय मिला दिया तो उसके कारण उसकी एंथैल्पी जो परिवर्तन होगी वो कितनी रहेगी, मतलब विलायक और विलयन दोनों के मध्य एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना रहेगा, 0। सेकेंड, आयतन परिवर्तन भी क्या रहेगा, 0। उसके अलावा मान लीजिए ये कोई विलायक, ठीक है, और ये है विलय। ये कौन है, विलायक के कारण है, बी कौन है, विलय। ठीक है। अब दोनों को मान लीजिए आपस में मिला है तो इनके जो अंतराणविक आकर्षण बल है और इनके अंतराणविक आकर्षण बल इनके बराबर ही इनके होंगे। विलयन के अंदर मिलते के साथ में ए और बी के बीच क्या बनेंगे, अंतराणविक आकर्षण बल होंगे। तो ये अंतराणविक आकर्षण बल इनके बराबर भी होंगे और इनके बराबर, यानी कि विलयन के जो अंतराणविक आकर्षण बल होंगे वो विलय और विलायक दोनों के अंतराणविक आकर्षण बलों के समान। ना तो आकर्षण बलों के अंदर कमी होगी, ना ही आकर्षण बलों के अंदर वृद्धि, तो बराबर ही रहेंगे। तो ये भी तीनों की तीनों कंडीशन होती है तो वो आदर्श विलयन होता है। जैसे एग्जांपल है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल एक्टेन। नॉर्मल हेक्सेन में नॉर्मल एक्टेन मिलाएंगे तो उसके अंदर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो होगा आदर्श। वैसे तो कोई आदर्श विलयन नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई विलयन नहीं जो पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन कर पाए, थोड़ी बहुत कमी सभी में होगी तो कोई भी आदर्श विलयन नहीं होता, लेकिन लगभग कुछ हद तक ये आदर्श विलयन के समान व्यवहार कर सकते हैं। तो ये हो गया आदर्श। दूसरा है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन कौन सा है कि जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन। अब इन कंडीशन के विपरीत होगी उसके अंदर सारी स्थितियां कि उसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं होगा। सेकेंड बार आयतन परिवर्तन का मान भी 0 नहीं होगा। अंतराण्विक आकर्षण बल विलय और विलायक के वो बराबर नहीं। ये तीनों ना तो एंथैल्पी परिवर्तन बराबर होगा ना आयतन परिवर्तन 0 होगा, आयतन परिवर्तन 0 होगा और अंतराण्विक आकर्षण जो बल है वो विलय विलायक के विलयन के अंतराण्विक आकर्षण बलों से या तो ज्यादा होंगे या फिर कम, बराबर नहीं होंगे। अब कम या ज्यादा होंगे तो यानी कि इस आधार पे कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी, और एंथैल्पी परिवर्तन 0 है ना, मतलब 0 नहीं है तो 0 से ज्यादा भी हो सकता है और कम, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इसी तरह आयतन परिवर्तन भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। तो इस तरह से अनादर्श विलयन जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। अब अनादर्श विलयन 2 प्रकार का कौन कौन सा है, यानी कि आदर्श विलयन से क्या दर्शाएंगे, ये विचलन दर्शाएंगे।
सही है, एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, इसका मान भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, अंतराल में आकर्षण ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो यानी कि दो तरह से वो विचलन दर्शाएंगे। तो होगा धनात्मक विचलन। कौन सा होगा? धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या होगा? देखो इन तीनों कंडीशन को देखें, इसमें डेल एच का मान पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड, आयतन परिवर्तन का मान भी पॉजिटिव। अंतराण्विक आकर्षण बल विलय और विलय, इनके अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होंगे इससे विलयन के अंतराण्विक आकर्षण, विलय और विलय के अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होंगे किससे? विलयन के अंतराण्विक आकर्षण बल। तो वो धनात्मक विचलन। यानी कि धनात्मक विचलन के अंदर क्या होगा कि जैसे एग्जाम्पल लिया एथेनॉल का, ठीक है, और उसमें जल को मिला है, तो वो धनात्मक विचलन दर्शाता है। देखो कैसे धनात्मक विचलन दर्शाता है कि मान लीजिए उस पात्र के अंदर एथेनॉल के कण है, ठीक है, और इसमें जल को मिला है। अब एथेनॉल जो होगी उसके कणों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल के जो कण होंगे उनके कणों के बीच होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसमें क्या मिलाया? जल को मिलाया। जल मिलाते के साथ में ही जल के कण कहाँ आएंगे? एथेनॉल के कणों के बीच में आएंगे, के बीच में आएंगे। अब इनके बीच में आएंगे तो हाइड्रोजन बंध कैसे हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे, लोग टूट जाएंगे। अब हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो कण दूर होंगे तो वाष्प के कणों के अंदर फटाफट वृद्धि होने लगेगी। देखें ना, वाष्प के कण बढ़ेगी क्योंकि बंध टूट गए, जल्दी वाष्प के कण बढ़ेंगे। अब वही वाष्प के कण इस द्रव की सतह के ऊपर अधिक प्रेशर लगाए, पहले के बजाय ज्यादा प्रेशर लगाए, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि। वाष्प में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और वाष्प में वृद्धि हो जाती है तो वो कैसा विचलन है? धनात्मक विचलन होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल बता दिए। पहले अंतराण्विक आकर्षण बल, जैसे मान लीजिए एथेनॉल के कणों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल थे। दूसरा मिलाया हमने H2O, तो जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो उसके अणु भी प्रबल थे। लेकिन जैसे दोनों को आपस में मिलाया तो उसके बाद क्योंकि दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो उसके कारण उसके अंतराण्विक आकर्षण बल में कमी आ गई, तो विलयन के अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे हो गए? दुर्बल। ये हो गया धनात्मक। दूसरा कैसा हो सकता है? ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन बिल्कुल इसके विपरीत। ऋणात्मक विचलन कौन सा होगा? जिसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव। सेकंड, आयतन परिवर्तन का मान भी नेगेटिव। अब देखो यहां ये जो वॉल्यूम है क्यों बढ़ रहा है? बंद टूट गए, दूर हो गए तो वहां आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, तो इसलिए मान कैसा है? पॉजिटिव। यहां मान नेगेटिव का। तो थर्ड, विलय और विलय, इनके अंतराण्विक आकर्षण बल दुर्बल होंगे किससे? विलयन के अंतराण्विक आकर्षण बल। ये है विलयन क्या है? कणों के अंतराण्विक आकर्षण बल। ये विलय, मान लीजिए विलय, तो उसको सिर्फ करते हैं यही विलय ये विलय। तो यानी कि यहाँ अंतराण्विक आकर्षण बलों के अंदर वृद्धि, यानी कि जैसे ही विलय के अंदर विलय पर दूसरा विलय मिलाएंगे तो अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। एग्जाम्पल,
क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला, क्लोरोफॉर्म है CHCl जो कि क्लोरो, एसीटोन है CH3COCS, ठीक है, ये अलग अलग है। अब क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला है, क्लोरोफॉर्म के कणों के मध्य कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ना ही एसीटोन के कणों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे दोनों को आपस में मिलाया तो इसका हाइड्रोजन परमाणु अपने ज्यादा विपरीत हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बने, कण क्या हुए पास, तो कणों के अंदर क्या हो गया, अंतराणविक आकर्षण वाले प्रबल, पहले ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना इसमें थी, लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि कण कैसे हो गए, अंतराणविक आकर्षण वाले प्रबल, अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल हुए, तो अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ है कि वास्तविक कण, इसकी बात बढ़ रही मान लीजिए पहले क्लोरोफॉर्मी, और उसके अंदर एसीटोन मिला है, एसीटोन के कण नीचे गए, अब एसीटोन के कणों ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के कणों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी कि जैसे इस वास्तविक कण को एसीटोन ने पकड़ लिया, इस वास्तविक कण को एसीटोन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, इसको कर लिया, तो इनकी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वास्तविक कणों के अंदर कमी हो, अब वास्तविक कण कम हो गए तो इस द्रव की सतह के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो भी क्या हो गया, कम, अब वास्तव में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी, वास्तव में कमी कौन सा विचलन है, ऋणात्मक विचलन, यहाँ अंतराणविक आकर्षण बल क्या हुए हैं, प्रबल हुए, इस कणवास के कणों में क्या हो गई, कमी हो गई, तो वास्तव में भी कमी हो जाती है, तो ये हुआ ऋणात्मक विचलन। इस धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को हम राउल्ट नियम का जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के आधार पर भी कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। इधर तो है मोलविन या मोलन्स, तो यहाँ है वास्ता, इन दोनों के मध्य ग्राफ, x1 0 कहां तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है, ठीक है। अब मोलविन बढ़ी, वास्तव में वृद्धि, ये मान लीजिए वास्तव हो गया प्रथम आयु B1, ठीक है। अब x2 प्रारंभ में 0 इतना हो सकता है, 1 बढ़ा, मान लीजिए ये हो गया V2, दूसरे अवयव का वास्तव, ये हो गया कुल, ये ग्राफ था राउंड। अब पढ़े धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन में क्या होता है, वास्तव में वृद्धि होती है, तो वास्तव किसका बढ़ेगा, इसका भी और विलयन का कुल का, तो कुल दाब भी बढ़ेगा, यानी कि ये जो ग्राफ था ये तो था राउल्ट नियम, लेकिन आप जो धनात्मक विचलन का ग्राफ बनाएंगे वो इससे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, हम डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं आदर्श विलयन के ग्राफ, ये अब धनात्मक में क्या होगा, इस अवयव का भी वास्ता बढ़े, इस अवयव का भी वास्ता बढ़े और विलयन का कुल दाब बढ़े, तो अब ये तो है प्रथम अवयव के लिए, तो P बराबर लिख सकते हैं P1 नॉट x1, ये दूसरे के लिए P2 बराबर P2 नॉट x, ये है P बराबर P1 प्लस, तो ये ग्राफ किसके लिए आया है, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक के विचलन में किस प्रकार का बढ़ेगा वो समझ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर है वास्तव में कमी, बढ़ा दें, इधर हो गया मोलन्स, इधर हो गया वास्तव,
ये हो गया आइडियल का। वास्तव में हुई कब, तो इस तरह का ग्राफ। मोलबिन के लिए 0 से 1, दूसरे के लिए 0 से 1, ये P1 नोड, ये P, ये हो गया यहाँ P बराबर P1 प्लस, तो ये हो गया ऋणात्मक विचलन। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझाते हैं। और ये ग्राफ है, ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ है, तो इस तरह के ग्राफ है। राउट नियम के लिए आदर्श विलयन के लिए बनाना हो तो आदर्श विलयन जो अपनी डॉटेड लाइन का बना रखा है आदर्श विलयन के लिए राउट नियम बना। तो यहाँ हो गए द्रव्य विलयन के राउट नियम भी हो गया, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन भी हो गए। आगे का टॉपिक है स्थिरघाती मिश्रण। स्थिरघाती मिश्रण, स्थिरघाती मिश्रण यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हमने दो पदार्थ मिलाए विलय, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट उनकी वो स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए विलय का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट था और विलायक का अलग बॉइलिंग पॉइंट था, दोनों को मिलाया है तो दोनों को मिलाने के बाद में जब हीट किया जाए तो एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर दोनों एक साथ बॉइल, यानी कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाता है, स्थिर होता है। तो वो मिश्रण क्या कहलाता है, स्थिरघाती मिश्रण कहलाता है। अब ऐसा करने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी विलय को विलायक में मिलाया तो उसको मिलाने पर वास्तव के अंदर ना सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कमी भी हो सकती है और वृद्धि हो सकती है। देखिए स्थिरघाती तो मिश्रण है, लेकिन विलय और विलायक उनके बॉइलिंग पॉइंट और मिश्रण के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो सकता है कि बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए स्थिरघाती मिश्रण दो प्रकार के तो होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि कोई विलायक था उसमें विलय मिला, क्या तैयार हुआ, मिश्रण या विलयन तैयार, विलयन। अब न्यूनतम क्वथनांक तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो रहता है विलायक का भी ज्यादा था, विलय का भी ज्यादा, लेकिन दोनों को आपस में मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गई, कमी। अब बॉइलिंग पॉइंट में कमी हो गई तो क्या कहलाएगा, न्यूनतम क्वथनांक। जैसे हमने धनात्मक विचलन को बढ़ा था वही न्यूनतम क्वथनांक। देख सकते हैं ना कि जैसे हमने कहा था कि एथेनॉल में H2O मिलाया, एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन दोनों को मिलाने पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई और इसकी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई। वन टूट गए तो वो जल्दी वाष्प के कण बढ़े, यानी कि उसके वास्तव में तो वृद्धि हो गई लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गई, कमी हो गई। तो यानी कि यहाँ न्यूनतम क्वथनांक की या फिर कह सकते हैं उच्चतम वाष्प, बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा लेकिन वास्तव बढ़ेगा। तो यानी कि ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार का क्या है, अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन। ठीक है, दूसरा है उच्चतम क्वथनांक, मतलब क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। विलायक विलय, इनसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, विलय। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसका भी कम था, लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिया तो जो मिश्रण बना, विलयन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा है। यानी कि इनसे ज्यादा है तो ज्यादा कैसे हुआ, वो हमने ऋणात्मक विचलन से समझा कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, एसीटोन में कोई नहीं थी, लेकिन दोनों को आपस में लाने पर दोनों की मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई कण का कहां पास पास आए,
आसपास आए, यानी कि अब वाष्पीकरण में क्या हो रही है, कमी। अब और अधिक टेम्परेचर रहेंगे तब वाष्पीकरण ज्यादा बढ़ेगी। पहले उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, उसके बाद बढ़ेगी। यानी कि हाँ, हमने टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। वो कैसे हो गए, उच्चतम क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, लेकिन उस समय वास्तव क्या हो गया था, कम हो गया था। इसलिए क्या कह सकते हैं, निम्नतम क्वथनांक। तो दो तरह के हो गए स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी कि जैसे मान दोनों को मिलाने पर क्या बना कि ये जो मिश्रण है ये एक फिक्स निश्चित टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल होगा। ऐसा नहीं है कि विलायक पहले निकल गया या विलय पहले निकल गया या विलय बाद में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मिश्रण जो बन गया या विलयन जो बन गया वो एक स्थिर टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल, इसलिए इन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। उसके बाद विलयन के अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म होंगी कि वे गुणधर्म में जो विलय या विलायक के अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं, वो कौन होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। 4 अणु संख्या गुणधर्म है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवधि, क्वथनांक, उन्नयन, सीमांक, अवनत और एक परासरण। ये 4 पॉइंट अणु संख्या गुणधर्म। वास्तव में आपने इसी बता ही दिए कि वास्तव के अंदर कमी होती है। कब होती है वास्तव के अंदर कमी, जब उसके अंदर ठोस विलय मिलाया जाता है। तो यहाँ इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उन्हें मतलब वृद्धि, अवनत मतलब कमी होती है। तो ये चारों पॉइंट हो जाएंगे। ये अंतिम क्लास में